प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने लगभग 3 वीडियो लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर बना चुके हैं, जिसमें हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y के लिए देख चुके हैं। नाउ आज हम लोगों को एक स्पेशल टाइप की नॉन लीनियर इक्वेशन के ऊपर बात करना है, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करना है, जिसको कि हम लोग क्लेरोट्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्लेरोट्स इक्वेशन होती है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों इसका y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। दिस इज p का मतलब आप लोग जानते ही हैं, p इज इक्वल्स टू यहाँ पर dy बाई dx को शो करता है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ पी के फॉर्म में होती है। नाउ अब हमारा उद्देश्य है इस क्लेरोट्स फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगी उसका सोल्यूशन निकालना। और कैसे हम लोग सोल्यूशन उसका बनाएंगे, हम पहले इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके समझेंगे, और जिस प्रोसीजर से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसी प्रोसीजर से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पहले हम लोग इसको समझते हैं। सो मूव टू द सॉल्यूशन। आपके सामने ये इक्वेशन है बच्चों, यदि आप इसे डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ तो आ जाएगा बच्चों dy बाई dx। ठीक है, यानी कि p इज इक्वल्स टू, अब इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लग जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इट्स dp बाय dx, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका f डैश p और इनटू में dp बाय dx फंक्शन ऑफ फंक्शन से। ये p और ये p कैंसल आउट हो जाएंगे बच्चों, और आपके पास में जो आ जाएगा वो आ जाएगा dp बाय dx। अगर कॉमन ले लें बच्चों तो यू विल गेट x प्लस f डैश p और ब्रैकेट dp बाय dx इज इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो f डैश p इज इक्वल्स टू x को लेने का कोई औचित्य नहीं है, बिकॉज हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है, हमें इस इक्वेशन से p को यहाँ से हटाना होता है, बिकॉज दिस इज अ डेरिवेटिव। आप डेरिवेटिव को हटा देंगे, वहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेके आ जाएंगे, यू विल गेट द सोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर ये फैक्टर हमारे काम का नहीं है, लेकिन इस फैक्टर को यदि हम इक्वल टू 0 लेते हैं, राइट, dp बाय dx इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा p इज इक्वल्स टू c व्हेन यू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाएगा p व्हेन इंटीग्रेटिंग, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया है ना, तो आपके पास में p आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो आपके पास में वी गेट फ्रॉम 1, तो जैसे ही आप 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस एफ सी। अगर आप देखें तो जो इक्वेशन आपको दी हुई थी उससे जो डेरिवेटिव है वो एलिमिनेट हो चुका है, तो ये जो आपका है दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। ठीक है ना, जनरल सोल्यूशन। तो यही बेसिकली आपको हर क्वेश्चन में भी करना है। जो भी क्वेश्चन, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरीका है कि जो क्लेरोट्स फॉर्म में या इस इक्वेशन से मैच, इसकी बनावट से मैच करते हुए क्वेश्चंस होंगे, आपको उसको इस तरह से सॉल्व करना है और अल्टीमेटली आपको p इज इक्वल्स टू c लेके आना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो भी इस फॉर्म में इक्वेशंस होंगे आप उसमें डायरेक्ट p की जगह पर क्या लिख दीजिए, c लिख दीजिए, बिकॉज जब आप इसको डिफरेंशिएट करके फाइनली सॉल्व जब करेंगे तो आपके पास में p इज इक्वल्स टू c आ जाता है। ठीक है, हम यही प्रोसीजर अपनाएंगे। जो क्वेश्चंस डायरेक्ट क्लेरोट्स फॉर्म में होंगे उनको हम डायरेक्ट उसमें p इज इक्वल्स टू c सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जिन इक्वेशंस को हम क्लेरोट्स फॉर्म में नहीं, और ऐसी इक्वेशंस जिन्हें हम इजीली क्लेरोट्स फॉर्म में चेंज कर सकें,
या उनको रूपांतरित कर सकें, उनको हम पहले क्लेरोड्स फॉर्म में चेंज करेंगे एंड देन इसके बाद में हम उसमें P इज इक्वल टू सी रख देंगे। P यहाँ पर डेरिवेटिव सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें बेसिकली उसी डेरिवेटिव को यहाँ से एलिमिनेट करना है और जनरल सोल्यूशन बनाना है। तो ये तो हो गया बच्चों क्लेरोड्स फॉर्म। इसके अलावा एक फॉर्म और होता है जिसको कि हम लोग लैग्रांजेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना, लैग्रांजेस फॉर्म। तो वो कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा इसी को ही आगे बढ़ा दिया है उन्होंने, इसको कुछ इस तरह से कर दिया है, y इज इक्वल्स टू x f1p प्लस f2p, ठीक है ना। ये है बेसिकली, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यस दिस इज द फंक्शन। तो ये है, उसमें क्या कर दिया है कि यहाँ पर पहले अभी तक केवल p होता था, तो उसने एक फंक्शन और इंट्रोड्यूस कर दिया है f1p। तो ये जो लैग्रांजेस फॉर्म है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होता है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होता है, तो ये वो नहीं है, ये नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी, ये इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, है ना, ये मत समझिएगा कि इसके इक्वल में p आ रहा है, तो ये मतलब p आ गया बच्चों। और यहाँ पर आप फर्स्ट फंक्शन लगाएंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन f1p डिफरेंशिएशन ऑफ 1x, तो 1 आ जाएगा, प्लस x f1 डैश p और ये dp बाई dx आ जाएगा, और यहाँ पर भी बच्चों क्या हो जाएगा, f2 डैश p और dp बाय dx आ जाएगा बच्चों, राइट। सो ये तो आ गई आपके पास में वैल्यूज। नाउ अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में तो कुछ कॉमन आ रहा है, और इसको उठाकर इधर ले आइए, तो आपके पास में आ जाएगा p माइनस f1 p इज इक्वल्स टू x f1 डैश p प्लस f2 डैश p और ये ब्रैकेट क्लोज dp बाय dx, ये आपके पास में आ गया। अब इस dp बाई dx को अगर आप यहां पर लेके आए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, p f1p ब्रैकेट dx बाई dp इज इक्वल्स टू, अब ये जो dx बाई dp बना है तो उसके लिए इस चीज को इधर ले आइएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस x f1 डैश p इज इक्वल्स टू f2 डैश p। तो अगर आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखें, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x विथ रिस्पेक्ट टू p, मतलब p इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है और x डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, तो ये उसमें एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको कि सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF निकालेंगे, और फिर जनरल सॉल्यूशन आपको पता ही है कि कैसे बनाया जाता है। जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए आप यहाँ पे लिख देंगे x, ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे x इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रल IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q मतलब ये राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका f2 डैश p, यहाँ पे dp और ये प्लस c। तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर देंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो दो स्पेशल फॉर्म होते हैं नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है ना, राइट, उसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मेन है क्लेरोड्स, ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली क्लेरोड्स फॉर्म में होंगी तो उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट, और जो नहीं होंगी उनको हम चेंज कर लेंगे क्लेरोड्स फॉर्म में, और उसमें डायरेक्ट जो भी उसमें p का रोल प्ले कर रहा होगा यानी डेरिवेटिव का रोल प्ले कर रहा होगा उस स्थिति में, उसमें हम p इज इक्वल टू c सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। आप में से कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमने इस फैक्टर का यूज क्यों नहीं किया, बिकॉज देखो अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से डेरिवेटिव को एलिमिनेट करा जाए, तो यहाँ इस सेकंड वाले फैक्टर से इजीली हमें p की वैल्यू मिल रही थी। अगर हम इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश भी करें x प्लस f डैश p एंड इज इक्वल्स टू 0, तो भी यहाँ से इसे सॉल्व करके हमें p की वैल्यू
इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करना मुश्किल होगा। इट डिपेंड्स, मुश्किल तो नहीं होगा, हम ये तो कहेंगे कि हो सकता है कि इजीली हम इसको वो निकाल सकें, इसकी वैल्यू को निकाल सकें, बट वो जो वैल्यू आएगी बच्चों वो हमारे काम की होगी नहीं होगी, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव है ये पहले p के रिस्पेक्ट में है, तो p के रिस्पेक्ट में जब ये डेरिवेटिव है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू p फर्स्ट, एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पर कुछ आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो मे बी इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम, बट when we are introducing this factor equal to 0, then we will get the value of p in terms of arbitrary constant, and we put substitute this value into the equation number 1, we will get the general solution, or easily we eliminate the derivative from the differential equation, and this is the main goal in our solution, right? तो इस तरह से आपके पास में क्लेरोड्स का एक easy solution आ जाता है। I repeat again what, जो क्वेश्चंस क्लेरोड्स फॉर्म में नहीं होंगे लेकिन उन्हें एक खास सब्स्टिट्यूशन से क्लेरोड्स फॉर्म में चेंज किया जा सकेगा, उन्हें हम सब्स्टिट्यूशन की मदद से क्लेरोड्स फॉर्म में चेंज करेंगे और उसमें डायरेक्ट p इज इक्वल टू c सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिकॉज हमने यहाँ पर देख लिया है कि जो भी क्लेरोड्स फॉर्म में इक्वेशन होती है उसमें अल्टीमेटली इस फैक्टर को जब इक्वल टू 0 किया जाता है तो p इज इक्वल टू c आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, बिकॉज हो सकता है कि जब आप क्वेश्चंस अपने रेफरेंस बुक से सॉल्व करें तो वहाँ पर डायरेक्ट वो p की वैल्यू को c से रिप्लेस कर दे तो आपको कन्फ्यूजन हो, तो उसमें कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप समझ जाइएगा कि यदि मैं इसको उसी तरह से प्रोसीड करता हूँ जिस तरह से मैंने इक्वेशन के स्टैंडर्ड सोल्यूशन में प्रोसीड किया था तो आपको p इज इक्वल टू c ही मिलेगा। चलिए, तो ये तो हो गई बच्चों डिस्कशन थ्योरी कि भाई कैसी क्लेरोड्स इक्वेशन होती है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड किया जाता है। नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे क्लेरोड्स इक्वेशन के ऊपर बेस्ड और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि कैसे इस इक्वेशंस के इस क्लेरोड्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हमें कैसे सॉल्व करना है और फिर कैसे उनमें सब्स्टिट्यूशन करके इसे क्लेरोड्स में बदलना है। आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए आइए अब ज़रा हम क्लेरोड्स इक्वेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं और आइए उनको सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लेरोड्स इक्वेशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं और इस प्रोसेस को और क्लियरली समझते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बेसिकली मैंने उसको उसे इसलिए लिया है ताकि हमने जो अभी वर्किंग प्रोसीजर समझा है हम उसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम यहाँ से और यहाँ पर लिखते हैं गिवन। तो गिवन हमारे पास है बच्चों x² माइनस yp प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली हमारे पास में इक्वेशन है। क्लेरोड्स में हमें इक्वेशन को इस रूप में लिखना होता है बच्चों, y इज इक्वल्स टू px प्लस फंक्शन ऑफ p, मतलब y हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए एक डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह, ठीक। तो चलिए आइए उसको हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? वी कैन राइट दिस yp is equals to xp square plus a, or you can say y is equals to xp plus a upon p। तो अगर आप यहाँ पर देखें बच्चों तो दिस इज व्हाट, दिस इज द क्लेरोड्स फॉर्म, ओके, क्लेरोड्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो ये क्लेरोड्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, तो इसका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो p इज इक्वल्स टू c सब्स्टिट्यूट करके आ जाएगा। और आप चाहें तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में वही का वही प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो जो आपने क्वेश्चन में किया था, यानी कि इसे डिफरेंशिएट करो, उसके बाद में कॉमन लीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए, dy/dx सॉरी है ना, dp/dx को बाहर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली स्थिति इसमें ऑटोमेटिकली बन जाएगी बिकॉज दोनों और p से p कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास में p इज इक्वल्स टू c आ जाएगा और जैसे ही p इज इक्वल्स टू c आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द क्लेरोड्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो हेंस रिक्वायर्ड
required solution is y is equals to cx plus a upon c. दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन बच्चों इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। अगर ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आता है तो आप इस तरह से कर देंगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो उस केस में फिर आप इसमें जो प्रोसीजर है उसको पूरा लगाइएगा, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कैंसल आउट हो रहे हैं टर्म्स उनको कैंसल आउट करिएगा, जो कॉमन टर्म निकल रहा है डी बाई डी एक्स उसको लीजिएगा, उसको इक्वल टू 0 करिएगा, इंटीग्रेट करिएगा, p इज इक्वल टू c निकालिएगा एंड देन इसके बाद में उसको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में ये ओरिजिनल इक्वेशन जो है उसमें सब्स्टिट्यूट करके फाइनल सोल्यूशन निकालिएगा, राइट। तो क्वेश्चन के मार्क्स, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसके ऊपर आप अपना सोल्यूशन बनाएंगे, राइट, उसी के ऊपर बेस्ड, जैसी ज़रूरत है जैसे मार्क्स हैं वैसा सोल्यूशन दीजिए, क्योंकि प्रोसीजर आप कर चुके हैं इसलिए आप डायरेक्ट कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसा करते क्यों हैं, वाई वी पुट p इज इक्वल टू c, ठीक। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वो x स्क्वायर y माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू वाई पी स्क्वायर, ठीक। तो वो जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि y 2 जगह पर है, आपको पहले उसको ट्रांसफॉर्म करके उसमें कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा और देन y इज इक्वल्स टू के रूप में वो एक्सप्रेस हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो इस फॉर्म में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा ये कहना मुश्किल है, बिकॉज उसमें एक्स स्क्वायर टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चंस, हालांकि इसमें वाई स्क्वायर टर्म जो है वो बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर टर्म्स प्रेजेंट होंगे उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करके एक्स स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को पहले उसे क्लेरोइड फॉर्म में तब्दील या बदलना पड़ेगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट हियर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास में आ जाता है 2x dx इज इक्वल्स टू du और 2y dy इज इक्वल्स टू dv। और यहाँ से अगर आप इस टर्म में इस टर्म का डिवाइड कर दें तो आपके पास में आ जाता है x अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल्स टू dv बाय dx। मतलब एक तरह से आपके पास में जो dv बाय dx है, dv बाय dx उसकी वैल्यू आ जाती है x अपॉन y dy बाय dx मीन्स p। तो इट्स x अपॉन y p आ जाती है, और x स्क्वायर की वैल्यू रूट u, y स्क्वायर की x की वैल्यू रूट u और y स्क्वायर की रूट v हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो पुट दैम इनटू 1। तो जैसे ही आप इन्हें सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 में इनटू 1 तो आपको मिल जाता है x स्क्वायर की जगह लिख देंगे आप u ब्रैकेट y स्क्वायर यानी y है तो यहाँ पर लिख देंगे रूट v माइनस p की जगह पर लिख देंगे आप बच्चों कितना, p की जगह पर आप लिखेंगे, p की वैल्यू आपको चाहिए तो इट्स y नॉट y, ओके। यहाँ पर p की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी तो y की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा कितना, रूट v और रूट u। तो y ऊपर जाएगा यानी कि p की वैल्यू आ जाएगी, इट्स यहाँ पर आ जाएगा रूट u रूट v और ये p, ठीक है ना, बिकॉज कंप्लीटली हमें u और v में कन्वर्ट करना है। तो p की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी रूट v डिवाइड बाय रूट u और ये p और dv बाय dx ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अच्छा एक x है तो यहाँ पर x की जगह पर आप क्या लिख देंगे, x की जगह पर आप लिख देंगे रूट u, तो ये आ गया है रूट u, ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू y की वैल्यू आप लोग लिखेंगे यहाँ पे रूट में v, ये रूट में v और p स्क्वायर, तो p स्क्वायर मीन्स व्हाट, p स्क्वायर मीन्स ये रूट v रूट u और dv बाय dx इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने होल स्क्वायर लगा दिया, बहुत अच्छी बात है।
नाउ सिंप्लीफाई इट, ये रूट यू से रूट यू कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान सा काम है। एंड देन इसके बाद में रूट, ओके यहाँ पे कुछ मिस्टेक है एक्चुअल में, जब अपन लोग इस टर्म में इस टर्म का डिवाइड करेंगे तो y ऊपर आएगा x नीचे आएगा, तो यहाँ पर आएगा y, यहाँ पर आएगा x, और जब dv बाय dx की वैल्यू निकालने के लिए आप जाएंगे तो ये y अपॉन x में आएगा। ओके ये मिस्टेक हो रही थी, तो ये y अपॉन x, तो यहाँ पर ऊपर आएगा रूट v और यहाँ पर आएगा रूट u, ठीक है। तो जब आप p की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ऊपर तो आएगा आपके पास में रूट u, तो सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे रूट v और उसी की तरह यहाँ पर रूट u और यहाँ पे रूट v, ठीक है। तो ये आपके पास में वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है, बढ़िया रहा, कोई इशू नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करिए, ये कैंसिल नहीं होगा, अब ये रूट u हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका u है ना, ठीक है, रूट, ओके ठीक है, तो ये u को यहीं पर रहने दीजिए। एलसीएम जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा v, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में ये u हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा dv बाय dx और ये v पूरे के नीचे आ जाएगा, तो इसको रूट v को अपन लोग यहाँ लिख देते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, बढ़िया। और उसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा रूट v, ठीक है, और यहाँ पर अच्छा एक रूट और ये हो जाएगा फिर v, और यहाँ पर ये स्क्वायर के कारण यहाँ पे ये u बन जाएगा, स्क्वायर के कारण ये v बन जाएगा, है ना, और ये dv बाय dx होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये u से u कैंसिल कर दीजिए, एक रूट v, ये रूट v बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म हट जाएगा। तो आपके पास में अल्टीमेटली जो बचेगा बच्चों वो कुछ इस तरह से होगा, यू विल गेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ v इज इक्वल्स टू u इंटू डी वी बाई डी एक्स, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसको हम लोग लिख देते हैं कैपिटल P, ठीक है ना, या फिर P बार, राइट, डी P बार और प्लस ये P बार का स्क्वायर, वेयर P बार इज व्हाट, इट्स अ dv बाय du, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन है दिस इज अनदर इन फॉर्म ऑफ क्लेरोड्स इक्वेशन, है ना, ये क्लेरोड्स इक्वेशन के रूप में है, ठीक है। तो ये जो क्लेरोड्स रूप में आया है इसमें बेसिकली वेरिएबल्स बदल गए हैं, इसमें y का काम v कर रहा है, x का काम u कर रहा है, तो वेरिएबल चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ये क्लेरोड्स के फॉर्म में, इसमें फिर वही प्रोसीजर एडॉप्ट अगर आप करेंगे तो p बार की वैल्यू c के बराबर आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अबव इक्वेशन इज इन क्लेरोड्स फॉर्म, so its solution is v is equals to u c plus c square, और u और v की वैल्यू अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो v की वैल्यू है y स्क्वायर, u की वैल्यू है x स्क्वायर, तो इट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास में जो फाइनल सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का वो आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, हालांकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज ये P में भी सॉल्व हो सकता है, जो इसकी बनावट है वो P में सॉल्व होने लायक भी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं बनता है तो यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर केस एंड कन्वर्ट फर्स्ट दिस इक्वेशन इनटू क्लेरोड्स एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें पहले क्लेरोड्स फॉर्म में चेंज किया जाएगा, ओरिजिनली y और x में नहीं, v और u के फॉर्म में, एंड देन इसके बाद में उनका सोल्यूशन निकाल के वापस u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उनका जनरल सोल्यूशन बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने आ गया है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करें बच्चों तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके पास में dv बाई dx की वैल्यू या p की वैल्यू यहाँ पे
क्या निकल रही है, बिकॉज आपको यहाँ पे p की वैल्यू रखनी होती है। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आइए जरा पहले लिख लेते हैं। सो व्हाट इज थर्ड? थर्ड क्वेश्चन इज e टू द पावर 3x, यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन e टू द पावर 3x p माइनस 1 प्लस p क्यूब e टू द पावर 2y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज गिवन इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये उस फॉर्म में नहीं है जिसे हम क्लेरोड्स फॉर्म कहते हैं, तो पहले हम इसे उस रूप में बदलेंगे। तो उस रूप में बदलने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? उस रूप में बदलने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एंड व्हाट द सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूट हियर, पुट e to the power x is equals to u on e to the power y is equals to v। नाउ जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से e to the power x dx is equals to du, e to the power y dy is equals to dv, और यहाँ से इन दोनों से ये निष्कर्ष निकलेगा कि d e to the power y e to the power x dy by dx is equals to dv by du हो जाएगा बच्चों, dv by du। अब dy by dx तो p बन गया, और ये e to the power y e to the power x उधर जाके तो e to the power x तो u, मतलब कि p is equals to u upon v dv by du आ जाएगा बच्चों, है ना। और इसको अगर आप p बार कह दें तो इट्स u अपॉन v p बार, वेयर p बार इज इक्वल्स टू dv बाय du, ठीक। तो ये आपके पास में पूरे के पूरे सब्स्टिट्यूशंस आ जाएंगे जिनकी मदद से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक नए रूप में आ जाएगा, जिसमें वेरिएबल्स के रोल बदल जाएंगे अलग दूसरे वेरिएबल्स से। तो यहाँ पर आइए ज़रा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें, पुट दैम इनटू 1, पुट दैम इनटू 1, तो इन्हें 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो e टू द पावर 3x, तो e टू द पावर x मतलब u, तो ये बन जाएगा u क्यूब, ठीक है, ये भी बढ़िया रहा, राइट। यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे p माइनस 1, तो p माइनस 1 मीन्स p की वैल्यू है आपके पास में u अपॉन v, ठीक है, u अपॉन v एंड p बार, तो ये p बार -1, ये -1 लगा दीजिए यहाँ पे, और प्लस p क्यूब, तो p क्यूब मीन्स बच्चों, p क्यूब मीन्स u क्यूब v क्यूब एंड p बार क्यूब, ठीक है, और e टू द पावर 2y, तो e टू द पावर 2y मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये स्थिति है फिलहाल बच्चों आपके सामने, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से ये जो u तो ठीक है, u क्यूब कॉमन निकल रहा है, तो u क्यूब कॉमन निकाल लीजिए, ये ब्रैकेट, यहाँ पे u p बार माइनस v है ना, और डिवाइड बाय v हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में ये v से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट्स u क्यूब डिवाइड बाय v, और ये p बार क्यूब इज इक्वल्स टू 0। u क्यूब अगर बच्चों और v को आप यहाँ से कॉमन ले लें तो u क्यूब डिवाइड बाय v ब्रैकेट u p बार माइनस v प्लस p बार क्यूब इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, जहाँ पे अगर आप इस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेते हैं, और यू कैन से u, बल्कि इसको आप ऐसे लिखिएगा u p बार माइनस v प्लस p बार होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0, जिसको आप लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u p बार प्लस p बार क्यूब, ठीक। एंड व्हाट इज दैट? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्लेरोड्स फॉर्म है, दिस इज क्लेरोड्स फॉर्म, ठीक है ना, क्लेरोड्स फॉर्म। सो अगर ये क्लेरोड्स फॉर्म है बच्चों,
तो इसका जनरल सोल्यूशन फिर आपको पता ही है कैसे निकाला जा सकता है। सो दिस इज द क्लेरोट्स फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप यहां पे लिख देंगे हेंस इट्स रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन एक ही बात है, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर आता है, ठीक। सो यहाँ पे एक ही ऑर्डर है इसलिए एक ही कांस्टेंट आ जाएगा। सो पुट हियर व्हाट, पुट p बार इज इक्वल्स टू c। तो आपके सामने आ जाएगा बच्चों v इज इक्वल्स टू u c प्लस c क्यूब, और v की वैल्यू है e टू द पावर y, u की वैल्यू है e टू द पावर x प्लस c क्यूब। तो ये आपके सामने बच्चों क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपको वो वापस सब्स्टिट्यूशंस कर देने हैं जिनका इस्तेमाल करके आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लेरोट्स डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया था। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन बच्चों। आई थिंक ये जो क्लेरोट्स इक्वेशंस आएंगी बच्चों, ज़्यादातर केसेस में आपके सामने ऐसे ही कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको उसे बदलना पड़ेगा क्लेरोट्स में। सामान्यतः मुश्किल ही आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसको आप इजीली ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, मतलब विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन, उसको आप क्लेरोट्स में चेंज कर सकें। मुश्किल है ऐसा। सो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगी एग्जाम टाइम में। बिकॉज जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है हो रहा है, बिकॉज हम किताब की मदद ले रहे होते हैं, मतलब कि एक तरह से बैसाखी की मदद से चल रहे होते हैं। लेकिन जब एक फाइनल एग्जाम में पेपर्स हमारे सामने आते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो हमारी स्थिति थोड़ी गड़बड़ होने लगती है। तो ऐसी स्थिति ना बने इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। क्लेरोट्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जो शायद p से सॉल्व हो जाएं या x से सॉल्व हो जाएं या y से सॉल्व हो जाएं, डजंट मैटर। एक ही क्वेश्चन को अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस से सॉल्व किया जा रहा है तो इट्स अचीवमेंट फॉर यू। अगर आपने ऐसी मैथड्स बना ली हैं, इस तरह से प्रैक्टिस करी है कि आप कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपके लिए। लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही फाइनली आपको पेपर में कॉन्फिडेंस दे पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, ठीक। तो इस तरह से बच्चों 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आइए ज़रा 4th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो 4th जो क्वेश्चन है वो लॉलीपॉप है बच्चों, मैं तो यही कहूँगा। बिकॉज अगर आप देखें तो इट्स अ p इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट px माइनस वाई। तो इट्स अ px माइनस वाई। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अगर एक्सपोनेंशियल ले लें दोनों और, तो इट्स e टू द पावर p इज इक्वल्स टू px माइनस वाई, बिकॉज लॉग e टू द पावर लॉग 1 होता है। तो px माइनस वाई, तो आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू px, y is equals to px minus e to the power p, and what is that? This is the Clairaut's form. ये Clairaut's form है बच्चों, है ना? It's a Clairaut's form of equation. तो मेरे हिसाब से अब ये इसमें आगे कुछ ज़्यादा दम नहीं है। देखने का क्वेश्चन बहुत पेचीदा है और कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द Clairaut's डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन बहुत ही आसान होगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आए बच्चों, तो फिर इसमें आप पूरा प्रोसीजर अप्लाई करिएगा जो कि आपने क्लेरोट्स इक्वेशन को सॉल्व करते समय किया था। मतलब कि सिंपली व्हाट, आप इसमें dy बाई dx करेंगे, फिर ये आपके पास में p आएगा, है ना, फिर प्लस में x dp बाई dx आएगा, और माइनस e टू दी पावर p, मतलब e टू दी पावर p dp बाई dx आएगा। ये p से ये p कैंसिल हो जाएगा, फिर इसमें से dp बाई dx कॉमन निकालेंगे, p की वैल्यू c आएगी, फिर इसे में सब्स्टिट्यूट करिएगा, देन यू विल गेट द आंसर। तो 5 नंबर में आए अगर ये क्वेश्चन या ज़्यादा मार्क्स में आता है तो ये प्रोसीजर, अदरवाइज 2 या 3 में आता है तो डायरेक्ट p की जगह c लिख दीजिएगा। तो हैंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू p नॉट p cx माइनस e टू दी पावर c। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा बच्चों, एंड दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला, इस क्वेश्चन में भी आपको वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जो कि आपने इस सेकंड क्वेश्चन में किया था, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना है। बिकॉज जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी बनेगा, वाई स्क्वायर भी बनेगा और पी स्क्वायर भी बनेगा। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ख़त्म करना ज़रूरी है, तभी हम क्लेरोट्स इक्वेशन
के बारे में सोच पाएंगे, बिकॉज उसमें एक्स स्क्वायर भी नहीं होता है, वाई स्क्वायर भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ अब ज़रा जल्दी जल्दी, ठीक। तो फिफ्थ इक्वेशन के लिए आप सबसे पहले तो चाहें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि नहीं करें तब भी काम बन जाएगा अपना। कर लेते हैं बिकॉज करना ज़्यादा फायदेमंद है। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपके पास में आ जाएगा, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो व्हाट इज गिवन, इट्स अ पी एक्स माइनस वाई, तो पी एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट पी वाई प्लस एक्स, तो इट्स अ पी वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर पी, ये है ना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे बच्चों तो इट्स पी स्क्वायर एक्स वाई माइनस प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स वाई इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर पी, ठीक है। तो चलिए आइए अब यहाँ पर हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप पुट कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर बराबर यू और वाई स्क्वायर बराबर वी, और फिर आपको पता ही है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और तो फाइनली मैं आपके सामने वैल्यू लिख देता हूँ। तो आपके पास में जो p है वो आ जाएगा बच्चों कितना, आपके सामने p की वैल्यू जो है वो आ जाएगी रूट u डिवाइड बाय रूट v और dv बाय dx, जिसको आप रूट u रूट v और p बार लिख सकते हैं, जहाँ p बार का मतलब है dv बाय dx। तो इस तरह से आपके पास में इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन की मदद से p की वैल्यू ये आ जानी है। अब इन सभी वैल्यूज को क्या करते हैं बच्चों, इन सभी वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, इसको 1 नाम दे देते हैं। नाउ p बार इज इक्वल्स टू dv बाई dx आ गया, और p की वैल्यू ये आ गई आपके सामने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये है से, और x और y यहाँ से निकल आएंगे। एक काम करते हैं कि इन वैल्यूज़ को 1 में ना रखते हुए, मतलब इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन में ना रखते हुए इसमें रखते हैं। हो सकता है कि यहाँ से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, लेकिन अगर यहाँ से हमें ऐसा लगेगा कि हम सही ट्रैक पर नहीं हैं तो हम अपनी कंडीशन बदल देंगे और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे। तो आइए पहले वाले में रखते हैं। तो p की वैल्यू जब आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो बच्चों, तो p की वैल्यू रूट u रूट v एंड x, तो x की जगह पर आ जाएगा बच्चों आपका रूट में u, ठीक है। तो ये आ गया माइनस y मीन्स रूट v ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट, फिर p मीन्स रूट u रूट v और y मीन्स रूट v, ठीक है ना, y मीन्स रूट v आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गलती हो तो चेक करते हुए चलिएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, ओके, यहाँ पर p बार लिखना हम लोग भूल गए हैं, तो यहाँ पर ये p बार, यहाँ पर भी p बार प्लस x मीन्स रूट u, ठीक है ना, तो ये रूट u आ गया, इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर और p मीन्स रूट u डिवाइड बाय रूट v एंड p बार, ठीक। अब अगर आप यहाँ से देखें तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, उनको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, और कुछ जगह पर एलसीएम निकल रहा है, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये रूट v से रूट v कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से रूट u कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो रूट u को जब हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, और यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई हो के u बन जाएगा, तो इट्स u, यहाँ पर आ जाएगा p बार, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा v, इसको v रहने दीजिए, और डिवाइड में आपके आ जाता है रूट में v, ठीक है, चलेगा। यहाँ पर आपके पास में आ जाता है व्हाट, यहाँ पे रूट u अगर कॉमन ले लें तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं रूट u पूरे में से कॉमन लेके, ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लाई में है, कहीं पर भी लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा p बार प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका, ठीक है, ये एच स्क्वायर रूट u रूट v और ये p बार। तो अगर आप देखें तो ये दोनों यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो आपके पास में इक्वेशन है वो कुछ इस रूप में आ जाएगी बच्चों। किस रूप में, u p बार माइनस v, u
पी बार माइनस वी ए ब्रैकेट फिर p प्लस वन पी बार प्लस वन इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर पी बार, जिसको आप चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं u पी बार माइनस वी इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर पी बार पूरे के डिवाइड में पी बार प्लस वन, एंड यहाँ से आप लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u पी बार प्लस एच स्क्वायर पी डिवाइड बाय पी बार प्लस वन। तो ये आपके पास में आ गया। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो व्हाट इज दैट, दिस इज द क्लेरोट्स इक्वेशन। ये क्लेरोट्स इक्वेशन है, मतलब क्लेरोट्स फॉर्म है, राइट। और इस क्लेरोट्स फॉर्म का जो सोल्यूशन है वो आप लोगों को निकालना आता है। तो इसे निकालने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों, इसमें केवल पी बार इज इक्वल्स टू सी सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, और पी बार इज इक्वल्स टू सी सब्स्टिट्यूट करने के बाद में u और v को वापस क्या रख दीजिएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी यहाँ पे सॉल्व हुआ। एक्चुअल में हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये निकाला था, सोचा पहले यही था कि इसमें रखेंगे, पर मुझे ऐसा लगा कि पहले इसमें ट्राई कर लेना चाहिए। लगा क्या, मैंने तो वीडियो को करके पहले इसमें देख लिया था, कॉम्प्लिकेट हो रहा था, इसलिए वो पार्ट हटाई दिया वीडियो में से, डायरेक्ट यहाँ से बताया। तो दिस इज़ बेनिफिशियल बिकॉज इसमें p प्लस वन टर्म कॉमन निकल के डिनोमिनेटर में चला जाता है दूसरी ओर, काम आसान हो जाता है। इससे भी हो जाएगा कैलकुलेशन, बट ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो दैट्स वाई उसको मैंने फिर लिया ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा 5th क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आई थिंक लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन से ज़्यादा दम नहीं है, आसान से क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा प्रिपेयर होता जाएगा। अब आइए ज़रा लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आना ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ें समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है ना। वैसे भी मैं स्लो पढ़ाता हूँ, वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में बैठाने वाले होते हैं चीज़ों को। सो स्टूडेंट, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें केवल एक ही टर्म है, वो है वाई स्क्वायर। तो इसमें आपको वाई स्क्वायर को एक पर्टिकुलर वेरिएबल से रिप्लेस करना है एंड देन आपका काम हो जाएगा, ठीक है। x को आप x ही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू v। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू v और x को x ही रहने दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा बच्चों 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू dv बाय dx। तो यहाँ से बच्चों जो dy बाय dx है, यानी कि जो p है, उस p की वैल्यू आ जाएगी 1/2y, मतलब 2y मीन्स व्हाट, इट्स रूट v, और dv बाय dx को p बार लिख देते हैं, जहाँ p बार का मतलब है dv बाय dx। तो हम इस सब्स्टिट्यूशन के साथ में जाएंगे। सो पुट दैम इनटू 1, पुट दैम इनटू 1। सो 1 में जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, तो y की जगह पर आपको लिखना है v, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट v इज इक्वल्स टू 2, सही है। p की जगह पर आप लिखेंगे बच्चों 1/2 रूट v, ठीक है, रूट v और p बार, x को x ही रहने देंगे, प्लस y स्क्वायर की जगह पर आप लिख देंगे फिर से v, और p क्यूब की जगह पर लिख देंगे आप 1/8, और यहाँ पर v रेज़ टू दी पावर 3/2 आ जाएगा, और ये p क्यूब हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आइए ज़रा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 से 2 तो आप कैंसिल कर दीजिए पहले, ठीक है, एंड देन इसके बाद में यहाँ पर एक v से v कैंसिल कर देंगे। तो ये v से ये जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो आएगा वो लिखते हैं हम लोग फाइनली। तो इट्स रूट v इज इक्वल्स टू 1/√v, ठीक है, एंड p बार इंटू x एंड प्लस ये जब कैंसिल होगा बच्चों तो 3/2 मीन इट्स हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट्स 1/8 रूट v एंड p क्यूब बच्चों, ठीक है। तो ये p क्यूब आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से अगर आप रूट v को कॉमन ले लें और इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 1/√v, तो ये v इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा p बार x प्लस 1/8 p क्यूब, ठीक है ना, p बार क्यूब। तो अगर आप देखें क्लियरली तो व्हाट इज दैट, दिस इज द क्लेरोट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन।
So this is what it's a Clairaut's form of equation. तो ये Clairaut's form of equation है, तो इसका जो required solution है वो क्या आ जाएगा, required solution. So the required solution या जो इसका solution है या हल जो है वो हो जाएगा V is equals to P bar, not P bar, it's a Cx plus 1/8 C cube, because इसमें P bar is equals to हम C सब्सिट्यूट करते हैं, क्यों करते हैं पता है, V की वैल्यू वापस सब्सिट्यूट कर दीजिए तो यू विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू Cx प्लस 1/8 C क्यूब. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे करवाने का प्रयास किया. फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और अपनी रेफरेंस बुक से कर सकते हैं. ठीक, जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे. तब तक हमारे साथ बने रहिए. लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा. ठीक है ना. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम.